हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ, हेल्दी और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों फाइनली हम एशियन कॉन्टिनेंट की आखिरी वीडियो में पहुंच चुके हैं और इसके बाद हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप हमें स्टार्ट करना चाहिए या फिर अफ्रीका। तो जैसे भी आपके कॉमेंट्स आएंगे उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और एक बात आप लोगों को बतानी थी कि नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ सम वर्क, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड मैप सीरीज़ की पहली जो 4 वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं। वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखें। और फिर जैसे ही 2 हफ्ते हो जाएंगे तो मैं आपके लिए नई वीडियो लेके तो आ ही जाऊँगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को फ्री ई बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें और उस पर रजिस्टर जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स मिलेंगी। आपके वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम्स या फिर रेलवे के एग्जाम्स या फिर कोई भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन सभी के पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। तो फ्री की चीज़ मिल रही है, इसका डेफिनेटली आप सभी लोग फ़ायदा उठाएं। लिंक में जाएं और इन सभी पीडीएफ्स को चेकआउट करें। तो अब चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि है पिछली वीडियो से, देखते हैं कि आपको चीज़ें याद हैं या नहीं। क्वेश्चन है 3 चैनल्स के बारे में, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, तो आपको कमेंट्स में बताना है मुझे इनकी लोकेशन के बारे में। अब आ जाते हैं हम अपने मैप पर। तो हमने एशिया के सारे एरियाज कवर कर लिए हैं और अब बचा है सिर्फ ये वाला पोर्शन जितना आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो आपको इधर देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन, राइट। इस तरफ आपको देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन। इसके बीच में ये जो एरिया है ये किसका है? साउथ ईस्ट एशिया का। अगर इस तरफ देखें छोटी वाटर बॉडीज को तो यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत कंट्रोवर्शियल जगह जिसको कहते हैं साउथ चाइना सी, वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ फिलीपींस के इधर आपको फिलीपींस सी देखने को मिलेगा। अगर इसी मैप को थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इस मैप को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा हो गया इतना एरिया, इसको हम कह सकते हैं पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुला का मतलब आपको पता है कि ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये एक पेनिनसुलर रीजन हो गया इतना। उसके अलावा आपको ये जितना बचा हुआ एरिया दिख रहा है, जितना बचा हुआ लैंडमास दिख रहा है, ये आप देखिए पानी के बीचों बीच में है, यानी कि ये आइलैंड्स हैं। तो बहुत सारे आइलैंड्स एक साथ मिलकर बनाते हैं आर्कीपेलागो। तो ये बचा हुआ एरिया हो गया हमारा आर्कीपेलागो। तो 2 हिस्सों में हम इनको देखेंगे, एक तो हो गया पेनिनसुला और दूसरा हो गया आर्कीपेलागो। ओके, जब हम पेनिनसुलर रीजन की बात कर रहे हैं उसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो नीचे का हिस्सा है ना इतना, इसमें मलेशिया, थाईलैंड का कुछ हिस्सा और थोड़ा सा म्यांमार का भी हिस्सा आता है और नीचे सिंगापुर का हिस्सा, तो इसको कह दिया जाता है मलई पेनिनसुला। और ऊपर का जो हिस्सा है, इतना बचा हुआ जो ऊपर का हिस्सा रहा, इसको कहेंगे इंडो चाइनीज पेनिनसुला। अब इसको इंडो चाइनीज पेनिनसुला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इस तरफ इंडिया है और इस तरफ चाइना है, ठीक है। इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस है और इसके इधर आपको देखने को मिलेगा ये एरिया, तो इसीलिए इसको कह देते हैं इंडो चाइनीज पेनिनसुला। और जो नीचे वाला बचा हुआ रीजन है पेनिनसुलर रीजन का, उसको कह देते हैं मलई पेनिनसुला। अब आर्कीपेलागो की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको मेजरली 2 कंट्रीज के आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली आपको जितना भी रीजन दिखाई दे रहा है वो इंडोनेशिया का रीजन दिखाई देगा। इतना ये पूरा ये इंडोनेशिया है, ठीक है। इसमें ये जो आइलैंड है इसको बोर्नियो आइलैंड बोलते हैं। इसमें और भी कंट्रीज हैं लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर बाद जानेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा आर्कीपेलागो होगा वो होगा फिलीपींस का। यहाँ पे ये देखिए फिलीपींस का पूरा एरिया है, ठीक है। तो मेजरली जो आर्कीपेलागो का रीजन है उसमें इंडोनेशियन आर्कीपेलागो देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस या फिलीपाइंस, जो भी आप कहना चाहें, उसका आर्कीपेलागो। दोस्तों इस आर्कीपेलागो के रीजन में ना कहते हैं करीबन 25,000 आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस रीजन को। दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं हमारे लैटिट्यूड्स की। तो पिछली जो वीडियोस रही हैं उनमें हमने देखा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास हो रही है। तो हमने देखा था कि वो सऊदी अरेबिया से पास होती है, फिर यूएई, फिर यहाँ पे ओमान से होते हुए फिर वो इंडिया से पास होती है, फिर बांग्लादेश से पास होती है। बांग्लादेश के बाद कहाँ पहुंचेगी? म्यांमार में, ठीक है। और म्यांमार के बाद ये चाइना से निकलते हुए फिर ताइवान से निकल जाती है,
ठीक है। तो यहाँ जो लाओस और वियतनाम है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साउथ एशियन कंट्रीज में म्यांमार से ये लाइन पास होगी। ओके, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो हमारी अर्थ को एक तरह से दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो कुछ इधर से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही थी, इसके नीचे आप देखेंगे तो ये रहा इक्वेटर हमारा 0 डिग्री। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ इंडोनेशिया से पास होता है। साउथ एशियन कंट्रीज की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ इंडोनेशिया से पास होता है, लेकिन जब एशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर पड़ता है मालदीव। तो मालदीव से भी इक्वेटर पास होती है। साथ ही आप इससे एक और बात का आइडिया लगा सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ क्या बोलते हैं इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी पार्ट है और सदर्न हेमिस्फीयर का भी पार्ट है। या स्पेसिफिकली बात करें तो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री बन गई साउथ ईस्ट एशिया से जो सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों का ही पार्ट है। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में हम यहाँ पर टोटल 10 कंट्रीज को देखेंगे आज, लेकिन एक और एक्स्ट्रा कंट्री है ईस्ट तिमोर, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन ईस्ट तिमोर एक तरह से आपकी 11वीं कंट्री हो गई। तो ये जो 10 कंट्री हैं ईस्ट तिमोर को एक्सक्लूड करके, इन कंट्रीज का एक ग्रुप है। जैसे हम साउथ एशिया जब देख रहे थे तो वहां पे हमने सार्क की बात की थी, ऐसे ही इन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें टोटल 10 कंट्रीज हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 8 अगस्त 1987 में, और इसका जो लास्ट मेंबर है जो इससे जुड़ा है वो है कंबोडिया। कंबोडिया ईयर 1999 में इस ग्रुप का पार्ट बना, यानी कि कंबोडिया इज द 10th मेंबर। और दोस्तों, अब करते हैं हम शुरुआत हर कंट्री को डिटेल में जानने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार का अगर ऑफिशियल नेम देखें तो वो है रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार। इसको पहले बर्मा भी कहा जाता था, लेकिन ईयर 1989 में इसको चेंज करके म्यांमार में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यांमार भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करता था, और ये ब्रिटिश इंडिया का जो रीजन है उसी के साथ इंक्लूडेड रहता था। लेकिन ईयर 1937 में ब्रिटिशर्स ने ये जो म्यांमार वाला रीजन था, यानी उस समय इसको बर्मा कहते थे, उसको अलग कर दिया ब्रिटिश इंडिया से। हालांकि इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली उस समय, इंडिपेंडेंस इनको बाद में जाके मिलती है 1948 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था एक समय पर ये बर्मा। बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ आप देखेंगे इंडिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर आप देखेंगे चाइना के साथ, इस तरफ आप अगर देखें तो लाओस के साथ ये बॉर्डर शेयर करेगा, फिर इधर थाईलैंड के साथ, और यहां पर अगर आप देखें तो ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। और अगर आप म्यांमार की टेरिटरी देखेंगे तो ये काफी यहाँ लंबी सी है, इस तरफ इधर तक ये जाती है। दोस्तों, एक आइलैंड भी है म्यांमार का, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अंडमान पड़ता है इंडिया का जो है। अंडमान के ऊपर, यहाँ पर अंडमान के ही नियर बाई एक आइलैंड पड़ता है जिसको कहते हैं कोको आइलैंड। कोको आइलैंड मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर चाइना ने अपना एक इंटेलिजेंस बेस बना रखा है। तो एक्चुअली जो कोको आइलैंड है वो म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार की टेरिटरी है, लेकिन इन्होंने ये किसको दे रखी है? चाइना को। इसीलिए एक तरह से ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है, जिससे चाइना इस पूरे इंडियन ओशियन का जो रीजन है यहाँ पर नजर रख सकता है। और अंडमान के इस तरफ अंडमान सी पड़ता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, म्यांमार की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है नेपिदो। वो यहाँ कुछ इस जगह पे पड़ती है, एकदम सेंटर पर। अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो है यांगोन। यांगोन इस जगह पे पड़ती है। इसका पुराना नाम अगर देखें तो वो रंगून हुआ करता था। तो अंटिल ईयर 2006 ये कैपिटल हुआ करती थी म्यांमार की, लेकिन उसके बाद बना दिया गया नापीदो को। दोस्तों, हमने पिछले कुछ सालों में एक इशू बहुत सुना है म्यांमार में जो चला है, और वो है रोहिंग्यास का इशू। तो रोहिंग्यास का इशू किस रीजन में चलता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेजरली अगर आप इस वाले पोर्शन में देखेंगे, यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है जिसको बोला जाता है रखाइंग स्टेट। इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो रीजन है, ये इसको कहते हैं रखाइंग स्टेट, और इस रीजन में मोस्टली रहते हैं जो रोहिंग्या एथनिक लोग हैं वो। और आप देखें कि ये जो रखाइंग स्टेट है ये बॉर्डर शेयर करता है इधर बांग्लादेश के साथ। मेजरली इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली जाती हैं, और ये इशू तो बहुत बड़ा है, इसको अभी डिस्कस हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देना चाहता था कि किस रीजन में ये चीज हो रही है। दोस्तों, आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी म्यांमार की। आप देखेंगे ये रिवर्स आ रही हैं, एक रिवर यहाँ पे आपको दिख रही है, एक रिवर आपको यहाँ दिख रही है। तो इसके लिए दूसरा मैप ले लेते हैं, ये रहा। तो एक रिवर है जो यहाँ ऊपर से आ रही है चाइना से, और फिर आप देखेंगे ये पूरा यहाँ ऐसे होते हुए फिर नीचे ये मिल जाती है सी में। तो इस रिवर का नाम है इरावाडी रिवर।
ठीक है, और ये नीचे जाके फिर यहाँ इरावाड़ी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ऐसे ही अगर दूसरी रिवर हम देखें तो ये भी चाइना से ही आती है, यहाँ से ये देखिए, फिर इस तरीके से कुछ होते हुए ऐसे, और इसका नाम है सालवीन रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर अगर हम म्यांमार की देखेंगे तो वो है इरावाड़ी, और इरावाड़ी की दोस्त जिसका नाम है सालवीन रिवर। दोस्तों माउंटेन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अराकान माउंटेन्स, ठीक है, ये जो रखाइंग स्टेट वाला रीजन है यहीं पर पड़ती हैं अराकान माउंटेन्स। और यहाँ पर म्यांमार की हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसका नाम है माउंट हकाकाबो, और इसकी हाइट है 5881 मीटर्स। उसके अलावा आपको एक पीक यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ये देखिए इस जगह पर, और ये पीक जो है ना इसका नाम है सारामती पीक, और ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ती है। इंडिया का जो नागालैंड स्टेट है उस पे और म्यांमार के बॉर्डर पर। दोस्तों एक और रिवर है, आपको वो कुछ यहाँ इंडिया की तरफ से आती हुई दिखेगी इस तरीके से, म्यांमार में एंटर करते हुए फिर यहाँ नीचे ओशन में मिल जाएगी, और इसको कहते हैं कालादान रिवर। अब कालादान रिवर मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच में, जिसको कालादान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और वो क्यों बनाया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको चिकन नेक बोलते हैं, और ये रीजन हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का रीजन है उससे कनेक्ट करता है पूरे इंडिया को। तो काफी छोटा सा स्पेस है, तो अगर यहाँ से इंडिया को भेजना है कोई भी सामान इस तरफ तो ट्रक्स के थ्रू भेजना पड़ेगा, और ये एरिया काफी छोटा है, नैरो सा है, तो दिक्कतें आती हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी। साथ ही स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो मान लो कल के दिन चाइना ने अपना यहाँ कोई आसपास कोई कुछ बेस वगैरह बना लिया, ठीक है, कभी वॉर वगैरह हो गई, तो हम सिर्फ एक ही रूट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। इसलिए हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं यहाँ कोलकाता से म्यांमार की तरफ, और फिर यहाँ से होते हुए हम इंडिया में आ रहे हैं। इस मैप को देख लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ कोलकाता से एक रास्ता हम बना रहे हैं, इसके अंडर यहाँ से अगर हमें कुछ भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो यहाँ से फिर पानी के रास्ते होते हुए यहाँ पर म्यांमार का सितवे पोर्ट पड़ता है। ये रखाइंग स्टेट जो है वो उसी वाले एरिया में ये सितवे पोर्ट पड़ता है। तो सितवे पोर्ट में यहाँ पर इंडिया एक पोर्ट बिल्ड कर रहा है। फिर सामान सितवे पोर्ट पे पहुंचा, उसके बाद ये कलादान रिवर पड़ती है यहाँ पे, तो कलादान रिवर से पानी के ही रास्ते, बोट वगैरह के रास्ते सामान जाएगा यहाँ पे पलेटवा तक, फिर पलेटवा से लेकर आगे आइजोल तक रोड के रास्ते सामान यहाँ पहुंचाया जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कलादान प्रोजेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री की, एंड दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड के अगर नाम की बात करें तो वो है किंगडम ऑफ थाईलैंड। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई यहाँ पर किंग वगैरह का शासन वगैरह रहता है। तो हाँ, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी साथ में यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, इसका पुराना नाम जो था थाईलैंड का वो कहा जाता था सियाम, SIAM। और दोस्तों अगर आप इसकी बॉर्डर्स देखेंगे तो इस तरफ है म्यांमार, यहाँ है लाओस, इस तरफ है कंबोडिया, और यहाँ नीचे इसका ही एरिया है पूरा यहाँ तक। तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये मलेशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो रीजन है ना इसको कहते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो है बैंकॉक, और ये टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस एक डेस्टिनेशन मानी जाती है, और बैंकॉक ही थाईलैंड की सबसे बड़ी सिटी भी है। दोस्तों थाईलैंड की अगर हम बात करें तो इसने एक बफर स्टेट की तरह काम किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था पहले, यहाँ ब्रिटिश इंडिया, फिर यहाँ बर्मा में, और इस तरफ जो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया वाला रीजन है यहाँ पर फ्रांस का राज हुआ करता था। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स और एक तरफ फ्रेंच लोग, तो उनके बीच में ये जो थाईलैंड था ना ये एक बफर जोन था। यहाँ पर ये जो थाईलैंड का रीजन था ये कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ही रहे और एक बफर स्टेट की तरह काम करते रहे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो इसी के साथ हमारा थाईलैंड भी हो गया है कवर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, एंड दैट इज दिस वन। इसको हम बोल देते हैं लाओस, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है लाओ, ठीक है, लाओ इस तरीके से। तो इसका अगर ऑफिशियल नाम देखें तो वो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है। आपको लाओस के अलावा वियतनाम भी देखने को मिलेगा कि ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो साउथ ईस्ट एशिया की इकलौती लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस। आप देख सकते हैं इसकी बॉर्डर्स हम देखें तो इधर म्यांमार, इस तरफ चाइना, इधर वियतनाम, इधर कंबोडिया और इस तरफ थाईलैंड से ये बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल अगर इसकी देखें तो यहाँ पर पड़ती है जिसको बोलते हैं वियेंटियन। ध्यान रखना है वियेंटियन मैं बोल रहा हूँ, वियतनाम नहीं। वियतनाम तो एक अलग से कंट्री हो गई और यही यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है।
दोस्तों एक रिवर है जिसको कहते हैं मेकोंग रिवर और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में। तो मेकोंग रिवर यहाँ ऊपर से चाइना से होते हुए आती है, फिर यहाँ आप देखेंगे बॉर्डर फॉर्म कर रही है म्यांमार और लाओस के बीच में, फिर ये इस तरीके से यहाँ होते हुए फिर थाईलैंड और लाओस के बीच में बॉर्डर फॉर्म करते हुए आपको दिखेगी ये रिवर, और फिर आगे कंबोडिया से होते हुए फिर आखिरी में ये चली जाती है वियतनाम में और फिर आगे ये चली जाती है सी में। तो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है मेकोंग रिवर, देख सकते हैं आप। मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगी बॉर्डर फॉर्मेशन का काम कर रही है और काफी सारी कंट्रीज से साउथ ईस्ट एशिया की ये पास हो रही है और आती कहाँ से है ये चाइना से। लाओस के बाद अगली कंट्री हम देखेंगे कंबोडिया। कंबोडिया का अगर ऑफिशियल नाम कहें तो वो है किंगडम ऑफ कंबोडिया। तो ये एक मोनार्की है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ थाईलैंड पड़ता है और यहाँ पर आपको कंबोडिया देखने को मिलेगा। इस तरफ ये बॉर्डर शेयर करेगा थाईलैंड के साथ, यहाँ से लाओस के साथ और इधर वियतनाम के साथ। कैपिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक कैपिटल देखने को मिलेगी और कैपिटल का नाम है पेनोम पेन। दोस्तों कंबोडिया में एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल, और इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर बोला जाता है बाय एरिया, और इस टेम्पल का नाम है अंकोर वाट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्री एंड दैट इज वियतनाम। तो आप देख सकते हैं इस तरफ हो गया साउथ चाइना सी और साउथ चाइना सी के यहाँ पे आप जाएंगे तो ये पूरा कोने में आपको देखने को मिलेगा वियतनाम। तो वियतनाम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है और इसका ऑफिशियल नेम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। बॉर्डर ये शेयर करता है इस तरफ चाइना से ऊपर की तरफ, यहाँ पर लाओस से और इधर कंबोडिया से। एक गल्फ पड़ता है यहाँ पर जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन। और अगर हम कैपिटल की बात करें वियतनाम की तो आपको पता भी हो शायद हनोई, हनोई कैपिटल है वियतनाम की। मेकोंग रिवर की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेकोंग रिवर यहाँ पर आती है वियतनाम में और फिर नीचे सागर में जाके मिल जाती है। दोस्तों वियतनाम वॉर के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, ठीक है, जो कोल्ड वॉर वाला एरा था उसी टाइम पे ये चल रहा था और इससे 3 कंट्रीज पर बहुत इफेक्ट पड़ा। एक तो वियतनाम इटसेल्फ, उसके अलावा कंबोडिया और लाओस, ठीक है, यहाँ पर बॉम्ब शेलिंग वगैरह यूएसए के द्वारा बहुत की गई थी और उसके इफेक्ट्स आपको आज भी देखने को मिलेंगे। वहां पर जगह जगहों पर आपको ये बॉम्ब सेल्स देखने को मिलेंगे और लोगों पे भी इन चीजों का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमने ऊपर का जो इंडो चाइनीज पेनिनसुला था वो पूरा कवर कर लिया और अब हमें नीचे वाला जो मलय पेनिनसुला है उस रीजन को देखना है। और मलय पेनिनसुला में 2 कंट्रीज बची हमारी, एक मलेशिया और यहाँ पे एक नीचे है सिंगापुर। तो चलिए इनको देखते हैं। तो ये रहा मलेशिया, और मलेशिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसकी अगर लोकेशन हम देखें तो ऊपर ये बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड के साथ, नीचे की तरफ यहाँ पर पड़ता है सिंगापुर, लेकिन सिंगापुर के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। और उसके अलावा मलेशिया सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, इधर ये एक आइलैंड पड़ता है जिसको बोलते हैं बोर्नियो आइलैंड, ठीक है, ये पूरा। और बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज की टेरिटरीज हैं। ये जो नीचे वाला एरिया आपको जितना दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया का एरिया है पूरा। ये एरिया दिखाई दे रहा है ये है मलेशिया का एरिया, और यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कंट्री पड़ती है ब्रुनेई, उसका एरिया है। तो मलेशिया आपको 2 हिस्सों में देखने को मिलेगा। इसको आप कह सकते हैं ईस्ट मलेशिया और इस तरफ को आप कह सकते हैं वेस्ट मलेशिया, ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हो गया आपका पेनिनसुलर मलेशिया और ये हो गया आपका आर्कीपेलागो वाला मलेशिया। जो वेस्टर्न मलेशिया जिसको हम कह रहे हैं ये करीबन 40% लैंड एरिया है मलेशिया का, लेकिन यहाँ पर अराउंड 80% पॉपुलेशन रहती है। और ये 60% एरिया हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20% पॉपुलेशन रहती है। और आपको ये एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं नटूना आइलैंड। तो नटूना आइलैंड, अगर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है, ये मलेशिया का पार्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर की। ये रहा सिंगापुर, ठीक है, बहुत छोटी कंट्री, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर की अगर कैपिटल की बात करें तो ये सिंगापुर ही इसकी कैपिटल है और ये लैंड बॉर्डर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ शेयर नहीं करता है। इसका एरिया सिर्फ है 728 किलोमीटर स्क्वायर ओनली। और यहाँ की एथनिसिटी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अराउंड 76% जो है वो चाइनीज़ रहते हैं, 15% यहाँ पर मलय रहते हैं और अराउंड 7.5% यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंडियंस। दोस्तों सिंगापुर जो है ना ये पहले मलेशिया का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट होते हैं वो सही से हो नहीं पाए, तो उसकी वजह से मलेशिया ने मना कर दिया कि हम तुम्हें अपना पार्ट नहीं बनाएंगे और सिंगापुर एक तरीके से एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो ये एक ऐसी कंट्री आप मान सकते हैं कि जो दुखी थी कि भाई हम मलेशिया का पार्ट नहीं बन पाए, लेकिन आज के टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से सिंगापुर ग्रो कर रहा है। तो अब हम आते हैं आर्कीपेलागो वाला जो रीजन है और उसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है इंडोनेशिया, उसको देखेंगे।
तो इंडोनेशिया के अगर ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अगर हम एरिया देखें तो वो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अलग अलग काउंट इन आइलैंड्स का बताया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है 13,000 है, कोई कहता है 17,000 है, ठीक है। तो उस नंबर पे आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ है इंडोनेशिया। और इसके अगर मेन आइलैंड्स हम देखें तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये वाला रीजन सुमात्रा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जावा आइलैंड, और जावा आइलैंड में ही इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता वो है। उसके बाद आपको यहाँ पर बाली देखने को मिलेगा, जकार्ता के ही बगल में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड से। फिर आपको यहाँ पर और भी आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम मेजरली बड़े बड़े जो आइलैंड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो फिर इधर देख लेते हैं, ये बोर्नियो है, और बोर्नियो में मैंने आपको बता दिया कि 3 कंट्रीज की टेरिटरीज हैं। तो ये जो नीचे वाला जो एरिया, जो मेजर पोर्शन है, वो इंडोनेशिया का ही है इसमें। फिर यहाँ पर ये आपको एक बड़ा सा आइलैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं सुलावेसी आइलैंड। फिर ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और इस तरफ एक बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं न्यू गिनी आइलैंड। अब न्यू गिनी आइलैंड जो है वो पूरा का पूरा इंडोनेशिया का नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में लाइन है। तो इस तरफ वाला जो रीजन है वो इंडोनेशिया का है, इसको कहा जाता है वेस्ट पापुआ, और जो इस तरफ का एरिया है उसको कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनी एक सेपरेट कंट्री है, जिसको जब हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ओशिनिया वाला रीजन है ये उसमें काउंट किया जाता है इस एरिया को। और उसके अलावा यहाँ पर इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये आइलैंड, और ये भी 2 हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। इस वाले रीजन में ये जो रीजन है जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये इंडोनेशिया का पार्ट नहीं है, और इस पर एक कंट्री है जिसको बोलते हैं ईस्ट तिमूर, ठीक है। ईस्ट तिमूर की अगर कैपिटल की बात करें तो वह है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली, ठीक है, DILI। और इधर वाला जो रीजन है वो हिस्सा है इंडोनेशिया का। तो इतने सारे आइलैंड से मिलकर बनता है इंडोनेशिया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया से गुजरती है इक्वेटर वाली लाइन, 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक ये क्वेश्चन भी आपको सुनने को मिल जाएगा कि कौन सी एशियन कैपिटल इक्वेटर के सबसे नजदीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मालदीव से गुजरती है इक्वेटर, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया से भी गुजरती है। तो आप सोचेंगे या तो मालदीव्स की कैपिटल माले नजदीक होगी या फिर जकार्ता इक्वेटर के नियर बाई होगी, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। आप ये देखें, ये लाइन के नजदीक अगर कैपिटल देखें तो जकार्ता काफी नीचे है, और सिंगापुर जो है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर जो है वो सबसे नजदीक वाली कैपिटल है इक्वेटर के। वहीं एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी एशियन कैपिटल्स हैं जो इक्वेटर के सदर्न पार्ट में है। तो एक तो जकार्ता हो गया, ये सदर्न पार्ट में है इक्वेटर के। उसके अलावा जो ईस्ट तिमूर जो है उसकी जो ये कैपिटल दिल्ली है वो भी सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों टेरिटरी की तो हमने बात कर ली इंडोनेशिया की, अब पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन के मामले में इंडोनेशिया 4th नंबर पर आता है वर्ल्ड में। साथ ही वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कंटेन करता है इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो बाली आइलैंड है ना, ये एक हिंदू मेजॉरिटी आइलैंड है। यहाँ पर करीबन 87% जो लोग हैं वो हिंदूज हैं। दोस्तों इंडोनेशिया जो है वो रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में पड़ता है। रिंग ऑफ फायर इस रीजन को बोलते हैं, जो ये पैसिफिक का आपको एरिया दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है। जितना भी ये रेड वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, और अर्थक्वेक भी साथ में आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडोनेशिया में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, और अगर अर्थक्वेक की बात करें ना तो यहाँ पर 3 से 4 अर्थक्वेक ऑन एन एवरेज रोज देखने को मिलते हैं। ये जो सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड में एक लेक पड़ता है जिसको बोलते हैं लेक टोबा। लेक टोबा की खासियत ये है कि ये लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक है जो वॉल्केनो के इरप्शन से बना था। दोस्तों इंडोनेशिया पाम ऑयल जो होता है उसके प्रोडक्शन में बहुत आगे है, वर्ल्ड में नंबर 1, और एक्सपोर्ट भी करता है वर्ल्ड वाइड। दोस्तों इंडोनेशिया के आसपास आपको काफी सारे स्ट्रेट्स भी देखने को मिलेंगे। पहला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इस वाले रीजन में। यहाँ पर मलेशिया में एक जगह है मलक्का नाम से, तो इसी वजह से इसका नाम स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफी इंपॉर्टेंट है। इधर इंडियन ओशन से सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट, जो ऑयल वगैरह है वो आता है, और फिर यहाँ से होते हुए स्पेशली इधर साउथ चाइना सी से होते हुए चाइना में, जापान वगैरह में, ठीक है, रशिया की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से। तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसके अलावा यहाँ पर ये सुमात्रा आइलैंड है, और यहाँ ये रहा आपका जावा आइलैंड। इसके बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है उसको कहते हैं सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, बाली। तो बाली के बगल से ये जो रीजन है, यहाँ पे जो स्ट्रेट पड़ता है उसको कहते हैं लॉम्बोक, लॉम्बोक स्ट्रेट। ऐसे ही ये वाला जो रीजन है बोर्नियो आइलैंड, और इस तरफ
सुलावेसी आइलैंड है इंडोनेशिया का, तो इसके बीच से जो स्ट्रेट है उसको कहते हैं मकासार स्ट्रेट। ठीक है, मकासार एक जगह है यहाँ पर इंडोनेशिया में, उसी के नाम पे ये मकासार स्ट्रेट नाम रखा गया है। और ये रही जावा सी, जावा के ऊपर जावा सी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेलेब्स यानी कि सेलिब्रिटीज वाला सी। मैं इसको इसी तरह से याद रखता हूँ कि सेलिब्रिटीज वाला जो सी है वो यहाँ पर है इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में। कंबोडिया में भी हमने एक बुद्धिस्ट टेम्पल की बात की थी, लेकिन यहाँ पर भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसको बोलते हैं बोरबुदुर। ठीक है, ये सेंट्रल जावा में, ये जावा में पड़ता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बोलते हैं। कंबोडिया में हमने देखा था अंकोर वाट, उसको मैंने बोला था वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं अगली कंट्री एंड दैट इज ब्रुनेई। ब्रुनेई बोर्नियो आइलैंड में पड़ता है। तो बोर्नियो आइलैंड में मैं बता चुका हूं कि नीचे वाला एरिया इंडोनेशिया का है, ये वाला मलेशिया का। और यहाँ पर ब्रुनेई को अगर आप देखें दो टुकड़े हैं इसके, एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर, और बीच में मलेशिया वाला रीजन पड़ता है। ठीक है, इनकी कैपिटल की बात करें तो वह है बंदर सेरी बेगवान। कंट्री तो काफी छोटी है साइज में, लेकिन इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इनके पास खूब सारा ऑयल है जिसको बेच के ये पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट इनके पास काफी फर्टाइल लैंड है, लेकिन ये एग्रीकल्चर पर फिर भी अपना टाइम नहीं गवाते क्योंकि इनको पता है इनके पास बहुत पैसा है, तो एग्रीकल्चर पे कोई टाइम वेस्ट नहीं और बाहर से चीजें एक्सपोर्ट कर लेते हैं सीधे सीधे। और इसकी अगर बॉर्डर की बात करेंगे तो ये सिर्फ किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा? मलेशिया के साथ। अब बात कर लेते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस या फिलिपाइंस, जिसको जो अच्छा लगे उस तरह से बोल लो। तो ये बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं उनसे मिलकर ये बनता है फिलीपींस। फिलीपींस आर्कीपेलागो इसको कहेंगे आप। इसमें कहा जाता है करीबन 7,000 के आसपास आइलैंड्स हैं टोटल। और इसका अगर हम ऑफिशियल नाम देखें तो वो है रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। और फिलीपींस के इस तरफ आपको देखने को मिलेगा फिलिपाइन सी, और ये वाला रीजन तो आपको पता ही है पैसिफिक ओशियन का ये रीजन हो जाता है। कैपिटल इसकी आपको इस जगह पे देखने को मिलेगी और कैपिटल का नाम है मनीला। और रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है उसमें ये भी आता है इंडोनेशिया के साथ साथ, तो यहाँ पर भी आपको वॉल्केनोज और अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। दोस्तों फिलीपींस के इस तरफ पड़ता है मरियाना ट्रेंच। ये वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है। ये देखिए, ये रहा फिलीपींस और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा मरियाना ट्रेंच। और मरियाना ट्रेंच में ये जगह है जिसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। इसकी अगर डीपनेस की बात करें तो वह 10,984 मीटर इसकी गहराई है नीचे समुद्र में। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उससे भी ज्यादा इसकी गहराई है। दोस्तों फिलीपींस की अगर बात कर रहे हैं तो फिलीपींस के इधर आप देखेंगे साउथ चाइना सी। और आपको पता ही है कि साउथ चाइना सी कितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया है। यहाँ पर चाइना पर्टिकुलरली अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो ऊपर ताइवान हो, इधर वियतनाम हो, मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, ठीक है, सब अपना अपना कुछ एरिया क्लेम करते हैं इस एरिया में। तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे साउथ चाइना सी की, क्योंकि ये साउथ चाइना सी पर वीडियो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो ये साउथ चाइना सी का आपको एरिया देखने को मिलेगा और यहाँ से बहुत सारा ट्रांसपोर्ट होता है ऑयल वगैरह का, और साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे आइलैंड्स भी हैं। तो चाइना जो है वो एक 9 डैश लाइन उसने ड्रॉ की हुई है। वो कहता है कि बहुत पहले से ये हमने ड्रॉ की हुई है और इतना एरिया जो है ये सारा का सारा हमारा होना चाहिए। ठीक है, चाइना आप देखेंगे इस वाले एरिया में है, लेकिन वो उसने 9 डैश लाइन, ये देखिए पूरी 9 डैश लाइन, जितने भी रेड में आपको डैश दिख रहे हैं, इस पूरे एरिया को वो बोलता है हमारा है। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज बोलती हैं यार ये कैसी बातें कर रहे हो आप। एक UNCLOS, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये एक एग्रीमेंट है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड लेवल पर डिसाइड किया गया कि जो आपका लैंड बाउंड्री है उससे आगे का जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया है उस पर वो पर्टिकुलर कंट्री अपना इकोनॉमिक जोन की तरह उसको यूज कर सकती है। ठीक है, तो चाइना की अगर हम उस तरह से बॉर्डर देखेंगे तो ये 200 नॉटिकल माइल इतना एरिया आ जाता है। ठीक है, ये एरिया पे आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपके अंडर में आ गया। ऐसे ही बाकी कंट्रीज के लिए भी ये ब्लू कलर के जितने भी डॉट्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। लेकिन चाइना क्लेम कहाँ कर रहा है? यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर 2 आइलैंड्स पड़ते हैं। एक है स्पार्टलीज आइलैंड। ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्पार्टलीज आइलैंड आपको देखने मिलेंगे, और ये देखने को मिलेंगे पार्सेल्स आइलैंड। ठीक है, तो इन पर भी विवाद चलता रहता है। साथ में यहाँ पर एक पड़ता है स्कार्बोरो शोल आइलैंड। ठीक है, इस पे फिलीपींस और इनका विवाद चल रहा है चाइना का, यहाँ पे भी वो पहुंच चुके हैं। तो हर कंट्री कुछ ना कुछ क्लेम कर रही है इसमें, और चाइना जो है वो अपना एक डोमिनेंस दिखा रहा है। एंड लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो होती है ओवर साउथ ईस्ट एशिया पर। दोस्तों आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की। कौन सा कॉन्टिनेंट होने वाला है वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे कमेंट्स में मुझे बता के। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।